हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 जून 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लिया गया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे फिर वो नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, स्पोर्ट्स या फिर एडिटोरियल पेज के हों। एडिटोरियल पेज पे हमारे लिए 3 आर्टिकल होंगे, हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। कुछ लोगों के शरीर में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। ऐसे लोग खराब परिस्थितियों में रहने के बावजूद कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए, ऐसे दो लोग होते हैं। एक तो जो शरीर से अक्षम होते हैं, जो सामान्य नहीं होते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, कुछ विकलांग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को साबित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जुनून होता है। दूसरे वो होते हैं जो आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं, यानी उनके पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज उनके पास जरूर होती है और वो होता है जुनून। अगर वो कम संसाधनों में भी अपने जुनून को जिंदा रखते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता पाते हैं। इसलिए हमेशा किसी बात की उम्मीद मत रखिए, उस उम्मीद को जुनून में बदलिए। जब भी आप जुनून के साथ तैयारी करेंगे, आपका पैशन होगा, आपका जुनून होगा, आप निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज। 3 नेशनल न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है, स्कूल भले देर से खुलेंगे लेकिन पढ़ाई होगी शुरू। जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर स्कूल अभी तक बंद है, उस पर है ये न्यूज। नेक्स्ट है, एक साल में भारत का परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा है। और तीसरी न्यूज है, 3 दिन बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में घटे हैं कोरोना वायरस के नए मामले। पहली न्यूज देख लेते हैं, स्कूल भले देर से खुलेंगे लेकिन पढ़ाई होगी शुरू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों के खुलने को लेकर अभी भले ही संशय बना हुआ है, लेकिन सरकारें ऑनलाइन पढ़ाई को समय पर शुरू करना चाहती हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इसको लेकर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। स्कूलों के लिए एक क्लास एक चैनल की प्रस्तावित योजना के तहत 12 नए टीवी चैनलों को जून के अंत तक शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरे माध्यमों से भी छात्रों को घर से पढ़ाई कराने की तैयारी चल रही है। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर नए सिरे से यह हलचल उस समय शुरू हुई जब स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन के स्कूलों की छुट्टियां 19 जून को खत्म हो रही हैं। वहीं ज्यादातर राज्यों के स्कूलों की छुट्टियां भी 30 जून तक खत्म हो रही हैं, यानी 1 जुलाई से स्कूल खुल जाने चाहिए। यह बात अलग है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इनके खुलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बहरहाल, स्कूल नहीं खुलेंगे तभी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी है। इसके तहत स्कूलों के लिए प्रस्तावित 12 नए टीवी चैनलों को अब जून के अंत तक शुरू करने की योजना बनाई गई है। एनसीईआरटी और केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस दोनों को ही जल्द अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने को कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक साल में भारत का परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा है। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले 10 साल इस साल और 10 हथियार जुड़ गए हैं। स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की शुरुआत में भारत के पास 150 परमाणु हथियार थे। साल भर पहले यानी 2019 की शुरुआत में यह संख्या 130 से 140 बताई गई है। यानी पिछले 10 साल के, अगर अभी का ये आंकड़ा दिया गया है, लेकिन अगर हम पिछले 10 साल के आंकड़े देखें तो उसमें काफी, यानी कि बहुत ज्यादा, दोगुने से ज्यादा का परमाणु जखीरा भारत ने बढ़ाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा हथियार हैं। हालांकि उसके जखीरे में पिछले साल कोई वृद्धि नहीं हुई है। 2019 की शुरुआत में उसके पास 150 से 160 परमाणु हथियार होने की जानकारी दी गई थी। 2020 की शुरुआत में भी इनकी संख्या 160 ही रही। दुनिया में कुल 9 देश, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न हैं। इनके कुल परमाणु हथियारों की संख्या 13,400 है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने रिपोर्ट में बताया कि 2019 में भारत और चीन दोनों के परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में चीन के पास 320 परमाणु हथियार थे,
2019 में इनकी संख्या 290 थी। परमाणु इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपने हथियारों को उन्नत बनाने के काम में लगा है। चीन न्यूक्लियर ट्रायल विकसित करने में लगा है। यह ऐसी सैन्य व्यवस्था है जिसमें जमीन, पानी और हवा तीनों से परमाणु हथियार चलाए जा सकते हैं। सिप्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान बहुत धीरे धीरे अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के अहम घटक की तरह लेकर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास सबसे ज्यादा 6,375 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 5,800 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 215 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट न्यूज है, 3 दिन बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में घटे नए मामले। कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र से सोमवार को कुछ सुकून देने वाली खबरें सामने आई हैं। दोनों ही जगह संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हुई है, हालांकि मरने वालों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र में जहां 3,000 से कम नए मामले सामने आए हैं, वहीं दिल्ली में भी नए केस देखने को मिले हैं। देश में सक्रिय मामलों के मुकाबले स्वस्थ मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों की संख्या 3.35 लाख से ज्यादा हो गई है और मृतकों का आंकड़ा 10,000 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,424 हो गई है और 9,520 लोगों की जान गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीटीआई व अन्य स्रोतों से रात 9:45 बजे तक मिली सूचनाओं के मुताबिक देश भर में 10,490 नए मामले सामने आए हैं। तो ये नेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में भी हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है, यूरोप में खोली गई सीमाएं। इंग्लैंड में गैर जरूरी दुकानें खुल गई हैं। फ्रांस ने भी अब और ढील दे दी है। ऐसे ही और भी देशों ने ढील देना शुरू कर दिया है। दूसरी न्यूज है, नस्ली भेदभाव की जांच करेगा यूएन। जिस तरीके से अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद हिंसा भड़की, उसके बाद ब्रिटेन में हिंसा भड़की, उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। और तीसरी न्यूज है, नेपाल के लिए चीन नहीं ले सकता भारत की जगह। तो पहली न्यूज है, यूरोप में खोली गई सीमाएं। बुरी तरह प्रभावित यूरोप में सामान्य जनजीवन की ओर कदम बढ़ाना शुरू हो गया है। इसी कवायद में करीब 3 माह बाद सोमवार को पूरे यूरोप में सीमाएं खोल दी गई हैं। हालांकि अब भी कई पाबंदियों को बरकरार रखा गया है। कई यूरोपीय देशों ने भी कारोबारी और सामाजिक गतिविधियों में और राहत दी है। इंग्लैंड में गैर जरूरी दुकानें खुल गई हैं। फ्रांस में पाबंदियों में और ढील देने का ऐलान किया गया है। इटली में मनोरंजन स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि ग्रीस ने पर्यटकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। स्पेन ने ऐलान किया है कि वह 21 जून से अपनी सीमाओं को बाकी यूरोपीय देशों के लिए खोल देगा। यूरोप में इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि अब इन देशों में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। इसी के मद्देनजर गत मार्च से लगाई गई पाबंदियों में ढील दी जा रही है। इसी कड़ी में करीब 3 महीने बाद इंग्लैंड में खिलौने, किताबों और कपड़ों समेत गैर जरूरी दुकानों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नस्ली भेदभाव की जांच करेगा यूएन। अमेरिका में नस्ली भेदभाव, पुलिस क्रूरता और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बुधवार को चर्चा करेगी। इस संबंध में अफ्रीकी देशों की तरफ से बुर्किना फासो ने पिछले सप्ताह अनुरोध किया था, जिसके बाद परिषद ने यह निर्णय लिया है। अमेरिका इस 47 सदस्यीय परिषद का सदस्य नहीं है। विशिष्ट सहयोगी इजराइल के खिलाफ दुर्भावना से की गई कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने 2 साल पहले परिषद को अलविदा कह दिया था। अफ्रीकी देशों द्वारा लिखे गए पत्र को परिषद ने सार्वजनिक किया है। पत्र में कहा गया है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत एक अकेली घटना नहीं है। पूर्व में भी ऐसे बहुत से मामले हैं जब पुलिस ने निहत्थे अफ्रीकी लोगों को निशाना बनाया है। पुलिस हिरासत में फ्लॉयड की मौत के बाद नस्लवाद को लेकर पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस कड़ी में 600 मानवाधिकार समूहों और पीड़ितों के रिश्तेदारों ने
पिछले सप्ताह विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। शुक्रवार को श्वेत अधिकारी द्वारा अश्वेत रिचर्ड ब्रुस की हत्या करने के बाद नस्ल भेद विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। नेक्स्ट है, नेपाल के लिए चीन नहीं ले सकता भारत की जगह। ताजा सीमा विवाद से नेपाल और भारत के संबंध खराब नहीं हो सकते हैं और ना ही चीन नेपाल के लिए भारत की जगह ले सकता है, यह कहना है नेपाल के शीर्ष अर्थशास्त्री डॉक्टर पोषराज पांडे का। वह साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के प्रमुख और 20 साल से अधिक आर्थिक हालात पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर पांडे ने कहा कि सभी ओर से जमीन से घिरा नेपाल जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। यह कहना बुद्धिमानी नहीं होती है कि नेपाल के लिए भारत का विकल्प कभी चीन बन सकता है। वह भारत के हिस्से लिपुलेख, कालापानी और लिपुआधुरा को नेपाल के नक्शे में शामिल किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर बोल रहे हैं। शनिवार को नेपाल के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक मत से नक्शे में संशोधन कर उसे राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। नेपाल के मानचित्र में इस विस्तार से दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया है। भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया है। डॉक्टर पांडेय ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध इस पर निर्भर करेंगे कि भारत इस घटनाक्रम पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है, एमएसएमई में विदेशी निवेश के लिए बनेगा अलग एक्सचेंज। आर्थिक मोर्चे पर रिकवरी के संकेत, निर्यात में तेजी। और तीसरी न्यूज है, बाजारों पर कोरोना की दूसरी लहर की चिंता। पहली न्यूज देख लेते हैं। एमएसएमई में विदेशी निवेश के लिए बनेगा अलग एक्सचेंज। सरकार एमएसएमई सेक्टर में भी विदेशी निवेश लाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में मंत्रालय की तरफ से एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज लाने की योजना बनाई जा रही है। एमएसएमई मंत्रालय के मुताबिक जल्द ही सभी स्टॉक एक्सचेंज की बैठक बुलाई जाएगी। वित्त मंत्रालय ने भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एमएसएमई के लिए अलग से स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। यह बीएसई या एनएसई से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसके प्रारूप को तय करने के लिए ही सभी स्टॉक एक्सचेंज के साथ बैठक की जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि एमएसएमई सेक्टर में विदेशी निवेश लाने के लिए सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही एमएसएमई में हिस्सेदारी खरीदेगी। ऐसे सौदे से पहले मंत्रालय की तरफ से विभिन्न आधार पर एमएसएमई की सेटिंग की जाएगी, फिर उस एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। एमएसएमई में सरकार की तरफ से शेयर खरीदने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गई है। नेक्स्ट न्यूज है, आर्थिक मोर्चे पर रिकवरी के संकेत, निर्यात में तेजी। वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन खुलने से आर्थिक मोर्चे पर रिकवरी के संकेत मिलने लगे हैं। मई में वस्तुओं का निर्यात 19 अरब डॉलर यानी करीब 1.42 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो अप्रैल में सिर्फ 10.36 अरब डॉलर यानी 77,700 करोड़ रुपए था। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के मुताबिक जून के पहले सप्ताह में वस्तुओं का निर्यात कोविड-19 से पूर्व के स्तर के आसपास पहुंचा है। इस साल जून के पहले सप्ताह में 4.94 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष मई के मुकाबले 36.47% की गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के निर्यात में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 60% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस वर्ष मई में वस्तुओं के आयात में पिछले मई के मुकाबले 51.5% की गिरावट रही है। नेक्स्ट है, बाजारों पर कोरोना की दूसरी लहर की चिंता। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर कोरोना का साया बना हुआ है। सोमवार को भारत के प्रमुख शेयर बाजार कोरोना की दूसरी लहर की चिंता में डूबे नजर आए हैं। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 552.9 अंक टूटकर 33,228.80 पर बंद हुआ। इंट्राडे के दौरान इसमें 857 अंकों की गिरावट देखने को मिली। इसी तरह एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 159.20 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।
कारोबार बंद होने के समय यह 9,813.70 पर था। सेंसेक्स पैक्स में इंडसइंड बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 7% की गिरावट देखने को मिली और पिछले महीने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आधारित म्यूचुअल फंड में होने वाले निवेश में 46% का इजाफा देखने को मिला। इस दौरान यह निवेश 63,665 करोड़ रहा। इस पहले अप्रैल की अवधि में यह 43,431 करोड़ रुपए था। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है आर्थिक संकट को कम करके ना आंकें। यदि यह मान भी लिया जाए कि पूरे वर्ष जीडीपी की गिरावट केवल -5% होगी तो भी हम तैयार हैं कि 15% इसे किस तरीके से किया जाए, और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है नए शीत युद्ध को निमंत्रित करता चीन, और यहाँ पर नियंत्रित नहीं निमंत्रित होगा। और जिस तरीके से चीन भारत पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, निरंकुशता की ओर बढ़ रही चीन शक्ति को नियंत्रित करने के वैश्विक दायित्व का निर्वहन आवश्यक हो गया है। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक आर विक्रम सिंह द्वारा। तीसरा आर्टिकल है पाकिस्तान की नई शरारत। जिस तरीके से भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय के 2 कर्मचारियों को उन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसकी कोई जानकारी नहीं दी, भारत ने जब दबाव बनाया तो उनको रिहा किया गया है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं, आर्थिक संकट को कम करके ना आके। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आकलन किया है कि भारत की जीडीपी विकास दर 1.2% सकारात्मक रह सकती है। इसके विपरीत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वैश्विक संस्था ब्लूमबर्ग ने -0.4%, फिच स्टैंडर्ड एंड पुअर एवं इकरा नामक रेटिंग एजेंसियों ने -5%, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने -10% और ग्लोबल कंसल्टेंसी संस्था ऑर्थर बी लिटिल ने -11% रहने का आकलन किया है। अधिकतर विद्वानों की सहमति -5% पर दिखती है। और इसमें बहुत से जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो कोरोना काल के दिए जा रहे हैं, यानी कि भारत की देखिए विकास दर बहुत अच्छी पहले भी नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन जिस तरीके से अब इसमें गिरावट आई है, कोरोना काल में सहायता राशि दी जा रही है, आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं, उसके बाद से ये गिरावट देखने को मिल रही है। अगस्त 2020 से मार्च 2021 की विकास दर को शून्य मानने का कारण यह है कि पिछले 4 वर्षों में हमारी जीडीपी विकास दर लगातार गिर रही है। वर्ष 2017 में यह 10% थी, 2018 में 8%, 2019 में 5%, 2020 में मात्र 4% रह गई। वर्तमान संकेतों के अनुसार कोरोना का प्रकोप जुलाई तक रहने का अंदेशा है। चूंकि प्रकोप का दूसरा दौर भी आने की आशंका है, इसलिए अगस्त के बाद विकास दर सकारात्मक रहने की संभावना कम ही है और हम इसे शून्य मान सकते हैं। जीएसटी के अनुपात में ही जीडीपी में भी परिवर्तन हो रहा है। दूसरा मानदंड बिजली का है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार अप्रैल 2020 में अपेक्षित उत्पादन की तुलना में 30% की गिरावट आई और मई में 23% की। मान लें कि जून में 15% और जुलाई में 10% की गिरावट आई तो वार्षिक गिरावट 6.5% की बैठेगी। अप्रैल में बिजली के उत्पादन में 30% की गिरावट से जीएसटी में -71% की गिरावट आई थी। इसी अनुपात में पूरे वर्ष में बिजली के उत्पादन में 6.5% की गिरावट आई थी। रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि जीडीपी में गिरावट अल्पकालीन होगी और अगस्त के बाद आर्थिक विकास चल पड़ेगा। कोरोना संकट की अवधि को पार करने के लिए सरकार ने जो अतिरिक्त ऋण के लिए उस पर ब्याज अगस्त के बाद की राजस्व में तीव्र वृद्धि से अदा कर दिए जाएंगे। इस आकलन में सरकार पिछले 4 वर्षों से विकास दर में आ रही गिरावट को अनदेखा कर रही है। चूंकि भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रही है,
इस कारण देश की पूंजी अभी भी काले धन में परिवर्तित हो रही है। सरकार ने काले धन के निवेश पर शिकंजा कस रखा है, इसलिए यह रकम सोने की खरीद में खपाई जा रही है। दूसरे कदम के तहत सरकार को पूंजी के स्वतंत्र आवागमन को रोकना होगा। तीसरा कदम यह होना चाहिए कि सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए, जिससे ऋण लेने की जरूरत कम पड़े। जब देश के आम जनों की आय में भारी गिरावट आ रही हो, तो जन सेवकों को भी उनके दर्द में भागीदार बनना चाहिए। चौथा कदम यह उठाया जाए कि आयात करों में वृद्धि की जाए, विशेषकर ईंधन तेल पर। इस मद से राजस्व एकत्रित करके सरकार अपने खर्च चला सकती है और ऋण लेने से बच सकती है। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, परंतु यह नकारात्मक प्रभाव तो ऋण लेने से भी पड़ेगा। अंतर यह है कि तेल के दामों में वृद्धि का प्रभाव थम जाएगा, जबकि ऋण का नकारात्मक प्रभाव भी आने वाले वर्षों में बढ़ता ही जाएगा। जैसे नौकरी छूट जाए तो तत्काल खर्च कम करना उत्तम रहता है। नौकरी के अभाव में ऋण लेकर काम चलाने से परिवार और गहरे संकट में गिर जाता है। पांचवा कदम यह हो सकता है कि सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नई व्यवस्था बनाई जाए। यदि सरकार ने रेटिंग एजेंसियों पर भरोसा करके अपने खर्च वर्तमान स्तर पर बनाए रखे और भारी ऋण लिए, तो आने वाले समय में आय में गिरावट के साथ साथ ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा और वह ज्यादा कष्टप्रद होगा। नेक्स्ट है, नए शीत युद्ध को नियंत्रित करता चीन। चीनी कूटनीति से तत्काल परिणाम की अपेक्षा नहीं की जाती है। लद्दाख में सीमा विवाद के मामले में चीन डोकलाम जैसे रवैये पर चल रहा है। तनाव के स्तर को फिलहाल बनाए रखकर वह राजनीतिक आर्थिक सौदेबाजी करना चाहता है। अगर पिछले 40 से अधिक वर्षों में चीनी सीमा पर गोलियां नहीं चली हैं, तो यह कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी नहीं चलेगी। कोविड-19 के मामले में चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उसने समय रहते दुनिया को सचेत क्यों नहीं किया। अमेरिका और शेष देशों की प्रतिक्रिया का प्रभाव चीन की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था पर पड़ना जरूरी है। कोरोना ने दुनिया के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी भीषण समस्याएं खड़ी कर दी हैं। अगर भारत भी अन्य सीमा क्षेत्रों में वैसे ही करे जैसे चीन ने किया है, तो चीन को भी अपनी सेनाएं लाकर उसी तरह बैठानी पड़ेंगी जैसे आज गलवान में भारतीय सेना बैठी है। देखिए, पहले तो चीन ने क्या किया, चीन ने पूरी जानकारी छुपाए रखी कोरोना वायरस को लेकर, और उसका असर यह हुआ कि जब चीन ने अपनी सीमाएं सील करी, तो जो वो निर्यात करता है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ, और देश जो चीन से आयात करते हैं वो भी प्रभावित हुए, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत हद तक चीन से सप्लाई होता है। तो ऐसे में खुद चीन की और दूसरे देशों की भी अर्थव्यवस्था चरमराना स्वाभाविक था। अब पूरा विश्व समुदाय इस बात से भी चीन से खफा है कि इन्होंने सही जानकारी नहीं दी। इसमें WHO को भी आड़े हाथ लिया जा रहा है, और अब उसने दुनिया का ध्यान इस पूरी प्रक्रिया से हटाने के लिए, भारत का ध्यान हटाने के लिए, अब गुलवाना जो सीमा क्षेत्र का विवाद चल रहा है उसमें भारत को घसीटा है। सीमा पर समस्या खड़ी कर देने के बाद चीन ने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि प्रश्नगत क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे रक्षा निर्माण कार्यों के विरुद्ध सीमा नियंत्रण की कार्रवाई की गई है, लेकिन वहां सड़कों पुलों का निर्माण तो पहले से ही चल रहा है। दरअसल विवाद का लक्ष्य लद्दाख की सड़कें नहीं, बल्कि भारत की बदल रही रणनीतिक धारणा है। 1993 और उसके बाद के समझौतों में सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति हुई थी, लेकिन भारतीय प्रयासों के बावजूद चीन युद्ध विराम रेखा के चिन्हीकरण पर सहमत नहीं हुआ है। सीमा रेखा पर एक चौड़े से क्षेत्र को आभासी सीमा क्षेत्र मान लिया गया, जिसमें दोनों पक्ष गश्त करते हैं। इस क्षेत्र में आगे अधिक बढ़ने पर दूसरा पक्ष विरोध करता है, लेकिन अपनी ताजा हरकत से चीन ने सैन्य पेट्रोलिंग के क्षेत्र बाधित कर दिए हैं। इस तरह चीन ने 1993 के समझौते से विकसित हुई अपनी समझ को तिलांजलि दे दी है। चीन की यह सोच कि सीमा पर तनाव बढ़ाकर और वुहान भावना का हवाला देकर वह भारत को अपने विरुद्ध वैश्विक विमर्श से अलग होने को बाध्य कर देगा, यह एक ख्याली पुलाव है।
वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया एक नए शीत युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। चीन 1980 के पहले का सोवियत संघ नहीं है जो अमेरिका को बराबरी की टक्कर दे रहा था। इस नए शीत युद्ध में चीन के साथ उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और ईरान के अलावा फिलहाल कोई और नहीं दिख रहा है। भारत के लिए यह निर्णायक समय है। हिमालय की सरहदों की रक्षा अब भारत की अकेली लड़ाई नहीं रह गई है। आज विश्व चीन की यह असलियत जान चुका है कि वह अपने वर्चस्व के लिए कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल, पाकिस्तान की नई शरारत। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त के 2 अधिकारियों की कथित मार्ग दुर्घटना में गिरफ्तारी पाकिस्तान की नई शरारत है। इसके अलावा और कुछ नहीं जान पड़ता है। इन दोनों अधिकारियों के रहस्यमय ढंग से लापता होने के घंटों बाद जिस तरह यह उजागर किया गया कि उनकी कार की टक्कर से एक व्यक्ति के घायल हो जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान कहानी गढ़ने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अफसरों के खिलाफ पाकिस्तान ऐसी कोई कहानी गढ़ेगा। इसके आसार तभी उभर गए आए थे जब कुछ दिनों पहले नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ने के बाद उन्हें अवांछित करार दिया गया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी खुफिया सेवा के गुर्गों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों का खतरनाक ढंग से पीछा करना शुरू कर दिया था। चूंकि उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई, इसलिए अब उन्होंने यह कहानी रची कि उनकी कार से एक व्यक्ति कुचला गया। यह समझ आता है कि पाकिस्तान इससे शर्मिंदा हुआ होगा कि दिल्ली में उसके लोग जासूसी करते रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी शर्मिंदगी को ढकने का काम इतने गलत तरीके से करेगा। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में अभी देखिए पूरी तरीके से खेल प्रतियोगिताएं शुरू नहीं हुई हैं, तो स्पोर्ट्स पेज में अभी भी हमारे लिए एक ही न्यूज़ है, वो है कि फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि भारत में ही हो आईपीएल। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में बेशक इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सत्र को आयोजित करना चाहता है, इसे लेकर लोग बटे हुए हैं, लेकिन फ्रेंचाइजीज इस बात को लेकर साफ हैं कि वह लीग का आयोजन भारत में ही चाहती हैं। यह बात तब सामने आई है जब आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने कहा कि अगर भारत में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति सुधरती नहीं है तो लीग का आयोजन बाहर कराना एक विकल्प हो सकता है। आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए एक अधिकारी ने कहा कि लीग का भारत में होना काफी अहम है, न सिर्फ फ्रेंचाइजीज के लिए बल्कि देश के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था के मुद्दे को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जरा सोचिए, जब आप देश से बाहर आईपीएल ले जाएंगे तो क्या संदेश देंगे? यही कि भारत में टूर्नामेंट कराने को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये आज का यानी 16 जून 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।